Assalamu alaikum. AS Chemistry. Variant is 13 and the year is October-November 2020. Question number 1. Which statement is correct? Cl has relative isotopic mass. So he is asking about the isotope mass relative to 1/12 of carbon 12. So that is, we have two isotopes. One is a 35, the other is a 37. So it cannot be this one. Actually, it is average atomic mass. Cl2 has relative molecular mass is 70. So it's a doubtful. Actually, chlorine exists in two chlorine atoms joined together, and they can be 35 and 35. So in this case, this chlorine molecule can have a mass 70. But if we have 35 and 37, the mass can be different, which is 72. And if we take average of these 35.5 and plus 35.5, so the answer should be 71, not 70. So it's a doubtful. Question mark लगा लेते हैं. अगर कोई नहीं होगा तो इसी को टिक करेंगे फिर. ICl relative molecular mass is this one. तो iodine जो है that is 127 and Cl is 35.5. Two atoms joined together, 12 and 5 and 6 and 162.5. Actually मैं इसमें जो है डेटा वगैरह उठा रहा, तो that is very close. ठीक है. The relative molecular mass of sodium chloride. Sodium chloride के लिए molecule का word ही नहीं यूज होगा, it is ionic. फार्मूला मास का वर्ड यूज होता है इसके लिए, तो ये तो कट जाएगा. सिमिलरली आइसोटोप भी कट गया. दो बच गए हमारे पास. एक में डाउट है, एक कंफर्म है, तो सी इज द करेक्ट आंसर. एंड द अदर थिंग, कोवलेंट होगा तो मॉलिक्यूल का वर्ड यूज होगा, राइट. कोवलेंट था तो मॉलिक्यूल का टर्म. यहाँ पर दो ऑप्शन थे. अगर 35 लेंगे 71 आएगा, और अगर आप जो है फिर पॉसिबिलिटीज बनाते हैं तो 35 70 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 74 भी हो सकता है. तो दिस कैन नॉट बी द आंसर. तो सी इज द करेक्ट वन. ये एवरेज से निकाला हुआ इसने, जो आयोडीन का था उसका जो हमें डेटा गिवन होता है पीरियोडिक में, इससे निकालते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द मैक्सिमम मास? मोल का क्वेश्चन है, काफी सिंपल है. मैक्सिमम मास ऑफ स्ट्रोंशियम मेटल. तो ये रहा स्ट्रोंशियम मेटल आपका. इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन आ रही है दैट इज इन ग्राम्स. हमने लिख दिया इसके नीचे इसके ग्राम और ग्राम. एंड द अदर थिंग व्हिच इज प्रोवाइडेड टू यू दैट इज 100 grams of strontium oxide. So the second thing is strontium oxide. ये रहा strontium oxide. इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ग्राम्स एंड ग्राम्स में है. ये जो नीचे वाली लाइन है, ये क्वेश्चन से फिल करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा कि 100 ग्राम इसका हो तो इसका कितना बनेगा. ठीक हो गया इक्वेशन हो गया. और ऊपर वाली लाइन जो हमें फिल करनी होती है किससे? इक्वेशन से. इक्वेशन से इंस्टेड ऑफ राइटिंग 6 मोल्स वी नीड टू राइट सम ग्राम्स. तो स्ट्रोंशियम जो है, आई गेस स्ट्रोंशियम 88 होता है. अभी क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको. स्ट्रोंशियम ठीक है, ऑलमोस्ट 88. इस तरीके से अगर आप आयोडीन का जो मैंने निकाला था तो उसमें भी आप देखें तो 35.5 एंड आयोडीन आयोडीन आयोडीन. आयोडीन का जो मास दिया था इस वजह से जो है वो आपके पास 4 जो आ रहा था. ठीक है, तो हमने कहा था एक्यूरेट नहीं उठाया ना हमने, तो जो हमारे पास 0.1 का जो डिफरेंस आ रहा था दैट इज ड्यू टू दिस. बस वापस आते हैं स्ट्रोंशियम की तरफ. 88 ले रहा हूँ मैं, हमारा काम हो जाएगा. एमसीक्यू है तो 88 ये हो गया, और ऑक्सीजन जो है 16, तो दोनों मिला के बन जाएंगे 14 एंड 10. 104 बन गया. तो ये हो जाएगा 88 प्लस 16 104. तो हमारे पास हो जाएगा 6 × 104 इसका मास, और इसका 3 × 88. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा. एंड नाउ इट विल कम
88 into 3 and into 100 and divide by 6 into 100. 42.3. 42.3. B is the correct answer. Question number 3. A single phosphorus nucleus can we produce? The phosphorus we need to produce, which is 32. This one we need to produce. When single nucleus of this, when this join with particle X, and in this case a proton is omitted. तो प्रोटॉन जो है निकल गया, इसका चार्ज मास 1 होता है, तो हम चलो प्रोटॉन लिख देते हैं। तो कह रहा है कि X क्या चीज है। एटॉमिक नंबर जाके चेक करते हैं, सल्फर इज 16 जबकि दिस इज 15, तो एक मास प्रोटॉन का हो गया। तो अगर हम यहाँ पर 2 हाफ करते हैं इसके, और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो है मेरे पास इस तरह कितने हो रहे हैं 16, और यहाँ पर हो जाएगा 15 + 1 16, तो ये बात तो दोनों तरफ इक्वल है। दूसरी बात, न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं माइनस करने पे 32 - 16 मतलब 16, एंड यहाँ पर आप माइनस करें तो क्या आ रहा है 32 - 15, आपके पास न्यूट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं 17 आई गेस, हाँ 17। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 16 से 17 न्यूट्रॉन बन जाए? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो था पार्टिकल ये न्यूट्रॉन ही था। तो एक्चुअली इसको हम यहाँ से x जो है इसको लिख देते हैं कि दिस वाज एक्चुअली न्यूट्रॉन। तो अगर मैं इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड कर दूं तो आपके पास यहाँ से एक न्यूट्रॉन इसमें भी आ जाएगा, तो ये भी 17 हो जाएंगे और वो तो 17 थे, तो इसका मतलब ये एक न्यूट्रॉन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन लिक्विड इज फॉर्म द ओनली इंटरमीडिएट फोर्स इज टेम्परेरी डायपोल, मतलब वान डेर वाल, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। ब्रोमीन इज नॉन पोलर, इथेनॉल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड में परमानेंट डायपोल होगी, पोलर है, एंड वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो वान डेर वाल जो है वो सिर्फ ब्रोमीन में ही होगी, नॉन पोलर आपके पास यही था। ये तीनों पोलर थे जबकि ये नॉन पोलर था, इसी में फिर वान डेर वाल होगा। The copper has a high melting point, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी किसमें? पॉजिटिव आयंस होते हैं, एंड पॉजिटिव आयंस के दरमियान क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो attractive forces between copper ions and delocalized electron, this is true. Between copper ions, so they will repel each other, ये तो नहीं हो सकता। कॉपर एटम भी नहीं होते एंड कॉपर एटम भी नहीं होते। Which pair of standard enthalpy change are numerically equal? तो आपको बताया था कि डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू डेल्टा एच कंबशन ऑफ इट्स ऑक्साइड। मतलब अगर आप वाटर इस ऑक्साइड की फॉर्मेशन की बात करें तो आपके पास इसमें आपको उसका 1 मोल रखना था, आपको यहाँ पर ऐसी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इसको हाफ करना पड़ेगा। तो आप देखिए, सो दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और अगर आप कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो इसका 1 मोल होना चाहिए, क्या बनना चाहिए उसका? रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनना चाहिए। तो आप बैलेंसिंग करेंगे तो फिर आपको ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी और हाफ ही लगानी पड़ेगी। दिस विल बी टर्म्ड एज डेल्टा एच सी ऑफ हाइड्रोजन। अब ये दोनों इक्वेशंस जो हैं अगर गौर से देखें तो बोथ इक्वेशंस आर सेम, इसलिए हमने बताया था कि डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड, यहाँ पे छोटा सा हमने मिस्टेक मार दी,
of oxide, combustion of element हो जाएगा, of an oxide is equals to combustion of element. So atomization of methane and formation of methane, no. Combustion of this and combustion of no. Combustion of graphite, कार्बन की combustion and formation of carbon dioxide, ये बात है। दोनों का 1 मोल बन रहा है, इसमें आपको ऑक्सीजन चाहिए। अगर आप ऐसे देखेंगे इसको तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की भी डेफिनेशन पूरी हो रही है एंड कंबशन ऑफ कार्बन की भी डेफिनेशन पूरी हो रही है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, जिसको हमने बहुत पहले ही शुरू में पहचान लिया कि क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, the enthalpy change of formation of liquid BrF3 is minus this one. तो क्या किया जाए? इस केस में आपको करना क्या है, enthalpy change of this and this are given, the average bond energy, what is, you need to find this energy. चलें देखते हैं, ये साइकिल से बना के दिया है। जब आपसे पहली बात कर रहा है कि इसके लिक्विड के बनने की जो फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो इसके एलिमेंट से बनना चाहिए इसको। तो अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास बन रहा है लिक्विड, यही चीज, और अपने एलिमेंट से जो अपनी ओरिजिनल स्टेट में है। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ दिस इक्वेशन एक्चुअली शो इंडिकेट फॉर्मेशन ऑफ BrF3। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसकी वैल्यू उठा के लिखनी है -301। लेकिन मेरे पास यहाँ पर फॉर्मेशन जो है हमेशा 1 मोल के लिए होती है, यहाँ पर मेरे पास 2 मोल बन रहे हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। नेक्स्ट, फिर वो कह रहा है कि अगर आप लिक्विड से गैस पे जाते हैं तो +44, ठीक है, एंडोथर्मिक। तो आप इसको ढूंढे कहाँ पर है, तो आपके पास नजर आ रहा है क्योंकि ये लिक्विड था और ये गैस है, तो ये आपके पास आ गया। तो इंथैल्पी चेंज, अब वो 1 मोल है, हमारे पास यहाँ पर 2 मोल्स हैं, तो हमने क्या किया कि इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे लिखा +44 को, क्योंकि 2 मोल्स हैं तो हमने ये काम कर दिया। यहाँ पे वैल्यू आती है, देखते जाए गौर से, लिक्विड से गैस, तो ये रहा। इसकी फॉर्मेशन की बात की डेफिनेशन आनी चाहिए। फॉर्मेशन इसका 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, तो वो भी दोनों सेट होंगे। एवरी बॉन्ड एनर्जी, अब अगर आप गौर से देखें ना तो यहाँ से हो क्या रहा है, ये कैसा था और कैसा हो गया, ये एटम सारे टूट, इसके बॉन्ड सारे टूट गए। मतलब मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो आपके सामने है कि Br के साथ 3 फ्लोरीन लगे हुए, और इस तरीके से फिर दूसरा Br है, उसके साथ भी 3 फ्लोरीन लगे हुए। तो अगर आप इस बॉन्ड को भी तोड़ दें, इसको 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 भी तोड़ दें, तो आपके पास 6 ये बन जाएंगे और 2 Br गैस बन जाएंगे। ठीक हो गया। आपने कितने बॉन्ड तोड़े इसमें, BrF वाले कितने बॉन्ड तोड़ दिए आपने, आपको नजर आ रहा है कि आपने 6 बॉन्ड तोड़े। तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं 6x बॉन्ड तोड़े, जिससे आपके पास इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है आपके पास आ जाएगी। सॉल्व करते हैं। रूल ये था कि ये हो गया आपका डायरेक्ट में, जो आपको इक्वेशन दी हुई है इसमें, और ये हो गया आपका ऑल्टरनेट में। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 2 × -301 इज इक्वल टू हो जाएगा। जब आप ऐसे जा रहे हैं तो ये रो आपके साथ है, इसलिए इसको टिक कर दें। इसकी वैल्यू आपने ऐसी उठा के लिख देनी है, +698। आप ऐसे जा रहे हैं, ये एरो आपके एंटी आ रहा है, इसकी इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए -6x लिख दिया मैंने। सिमिलरली मैं इस तरफ जा रहा हूँ, ये एरो इस तरफ आ रहा है, इसलिए इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपके पास -2 × -88 हो जाएगा। ठीक है, इस वक्त ये +88 है, फिर -88। सॉल्व कर लेते हैं इसको। इस 6x को यहाँ पे ले आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6x, वहां पर हो जाएगा हमारे पास 698
-88 हो गया हमारे पास 610, ये वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो 602 बन रहा है ना, +602, आगे आपके पास 1 2 1 6x, तो x के लिए क्या करना होगा, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 6, आंसर जो है आपके पास आ रहा है 20। In which reaction the greatest change in oxidation number of sulfur take place? यहाँ पर 0 था, यहाँ पर +4 है, तो चेंज हो गया 4 का। यहाँ पर अगर आप निकालें ऑक्सीडेशन स्टेट, मेरे ख्याल में सबको निकालनी आती है, इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं लगा रहा, क्योंकि सबको पता है कि इसकी वजह से जो है हो जाएगा -4, तो इस पे होगा +4। सिमिलरली इसके ऊपर अगर -6 आ रहा है तो इसके ऊपर +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चेंज आया 2 का आया। आगे वाले में इसके अगर निकालते हैं तो ये +6 है, आपको पता है। इस पे अगर निकालें आप लोग तो नेट चार्ज 0, 4 ऑक्सीजन की वजह से -8, इसको x कर दिया, इसको +2 कर दिया, तो ये बन जाएगा मेरे पास x - 6 = 0 एंड x = +6, तो यहाँ पे +6 आ जाएगा। यहाँ तो दोनों में सेम है। उस सब चलते हैं तो नेट चार्ज का 0, 7 ऑक्सीजन की वजह से -14, इट इज 2x एंड इट इज 2 प्लस, तो 2x - 12 = 0, 2x = ये -1 जाके प्लस हो जाएगा +12 एंड x आ जाएगा आपके पास +6, तो यहाँ पर तो +6 ही रहा, चेंज 0। अब जब सब कुछ निकाल ही चुके हैं आपको, तो पता है यहाँ पर +6 है और यहाँ पर भी +6 है, तो यहाँ पर भी आ गया 0। तो ग्रेटेस्ट चेंज जो आपके पास आ रहा है वो ए में आ रहा है, 4 का चेंज आया। व्हाट इज रिड्यूस इन दिस रिएक्शन? तो अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये देखें, इसको कुछ नहीं हुआ, कंपाउंड था, भी कंपाउंड है, नेट चार्ज निकाल के देखें इसका 0, 2 ऑक्सीजन की वजह से -4, इट इज x, तो आंसर आ जाएगा x = +4, तो आपने उठा के लिख दिया +4। सिमिलरली यहाँ पर अगर आते हैं तो नेट चार्ज 0, 4 क्लोरीन -4, x किया, इसका भी आंसर +4 आ रहा है, इसको तो कुछ नहीं हुआ, तो टाइटेनियम को कट दिया। कार्बन की अगर बात करते हैं तो कार्बन या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनना, ऑक्सीजन गेन हो रही है, ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। हमने कार्बन के बारे में लिख दिया कि ये तो ऐसे जाए या ऐसे जाए, ऑक्सीडाइज ही हो रहा है, और हमें क्या चाहिए, रिड्यूस। तो क्लोरीन जो है, इसको गौर से देखें, ये 0 था और इस कंपाउंड में इसकी जो वैल्यू है दैट इज -1, तो इट इज रिड्यूस, तो क्लोरीन इज रिड्यूस। और ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड में हो तो -2 ही रहता है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा ट्रिकी है, तो खेलते हैं। इसमें बता रहा है कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट गोस टू कंप्लीशन, मतलब अगर आप इसका 1 मोल लेंगे तो ये भी 1 मोल बन जाएगा, पूरा टूट जाएगा। लेकिन अगला वाला रिवर्सिबल है, उसमें से कुछ पार्ट टूटेगा और कुछ नहीं टूटेगा। एनालिसिस ऑफ दिस मच सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फाउंड दैट दिस मच कंसंट्रेशन ऑफ दिस साइन, तो ये बात आपको जरा समझानी है। देखिए, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात करता हूँ, मैंने इसमें H2SO4 ऐड कर दिया, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, और इसके मैंने कितने ऐड किए हैं, 2 मोल। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन आपके पास इसमें एक बन जाएगा HSO4 और एक बन जाएगा HI, और इनका रेशियो क्या होगा, 1:2 का ही होगा, ये भी 2 मोल होगा, ये भी 2 मोल होगा। देखिए, अगर इसका 1 मोल टूटता है तो ये भी 1 मोल बनेगा और ये भी 1 मोल बनेगा, आपके पास इक्वेशन में लिखा हुआ है। जैसे आपको कैसे समझा दूं, NaCl अगर आप एक लेते हैं और पानी में ऐड करेंगे तो पानी में जाके आपके पास Na कितने होंगे, Cl कितना होगा, ये भी एक, ये भी एक। अगर इसको 5 ले लेते हैं तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। इसलिए अगर आपने इसको 2 यूज किया था तो आपके पास यही आ गया इनिशियल।
उसके बाद वो कह रहा है कि ये जो बन गया ना इससे, ये फर्दर भी डिसोसिएट हो रहा है और ये बन रहा है। इसका मतलब इसको थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर में देखिए। अब आपके पास हुआ क्या कि इनमें से एच आयन जो थे पहले तो जो थे इसमें से कुछ जो है ये वाले आयन जो थे वो डिसोसिएट हो गए। उससे क्या बन जाएगा, उससे आपके पास H बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड इक्वेशन, एंड क्या बन जाएगा साथ, सल्फेट आयन बन जाएगा। उस डब्बे में पहले से H आयन भी थे, कुछ H आयन नए बन गए, और इसमें ये भी बता रहा है कि आपको इसमें कुछ जो HSO4 था वो कम होके कुछ उसकी अमाउंट रह गई। लेकिन दो इसके थे पहले, ये जो लिखे हैं मैंने, अब इसके कितने थे शुरू में, दो थे, लेकिन अब जो है वो कम हो गए। कितने हो गए, अब हो गए वो 1.988। इसका मतलब कि आपको पता चल गया कि 2 में से इतने रह गए हैं तो बाकी डिसोसिएट हो गए होंगे। इसका मतलब कुछ फर्दर जो है आपके पास ये चीजें बन गई होंगी। तो अब जो है इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, केसी अप्लाई कर सकते हैं। तो केसी के लिए आपको ये इक्वेशन चाहिए। इस इक्वेशन को लिखने के लिए हम कलर चेंज करते हैं। हमने लिखा कि HSO4 रिवर्सिबल विद सल्फेट एंड एच आयन। तो एच आयन जो है इन दोनों का सम वम मिला के आपके पास क्या हिसाब किताब बन रहा है। देखिए स्टार्ट में आपके पास क्या था, स्टार्ट में जब ये आपके पास आपने इसको ऐड किया था ना तो उससे ये बना था, यहीं से रिएक्शन स्टार्ट हुआ। बेटा ये था आपके पास 2.0 मोलर, ये था 0, कलर 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 कलर, ये था 2.0, ये था 0 और ये था 0। सॉरी ये 0 नहीं था, हाइड्रोजन 2 था और ये भी 2 था, हाइड्रोजन भी 2 था और ये भी 2 था। और फिर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 2.0 माइनस एक्स, 0 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर उसने आपको बता दिया है इसके बारे में कि इक्विलिब्रियम पे इसकी जो मोल्स आ रहे थे आपके पास, इसके मोल कॉन्सेंट्रेशन इतनी आ रही है। तो इसको हम से जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो जिसको हमने सोचा था 2 माइनस एक्स, उसको वो कह रहा है कि 1.998। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 minus 1.998, the answer is 0.002। ये आ रही है 988 है, सॉरी मैं 988 दोबारा कर देते हैं, गलती ना हो जाए। 2 माइनस 1.988, तो देखा गलती थी ना, ये बन जाएगा x मेरे पास आ जाएगा 0.1012। सब्स्टिट्यूट कर दे इसको, तो 2 माइनस 0.012, 0 प्लस 0.012 एंड 2 प्लस 0.012। इसका आंसर तो 1.988 वही आ जाएगा। इसका आंसर भी आपके पास आ चुका है, यहाँ पर हो जाएगा 2.012। अब केसी का एक्सप्रेशन इस पे अप्लाई करना था। केसी का एक्सप्रेशन अगर इस पे अप्लाई कर दूं मैं, तो केसी में प्रोडक्ट ऊपर आती है, रिएक्शन नीचे आता है, तो आपके पास प्रोडक्ट में आपके पास आ जाएगा 2.012। क्या किया जाए, जगह ही नहीं है। तो केसी हो जाएगा आपके पास 0.012 and 2.012 and divide by 1.988। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्व करते इसको। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.012 into 2.012 and divide by 1.988। 0.01214 ये आ रहा है आंसर। तो आंसर हो गया ये
और उससे कोई नजदीक आ ही नहीं रहा, और इसकी जो यूनिट बनेंगे आपको पता है कि ये भी मोल पर जिम क्यूब है, ये भी मोल पर जिम क्यूब है, ये भी मोल पर जिम क्यूब है, एक से एक कैसे हो जाएगा और एक बच जाएगा आपके पास, तो मोल पर जिम क्यूब जो है यूनिट आ रहा है। तो ये हो गया। इसमें थोड़ा सा ये ट्रिकी था, इसमें जो ये वाली बात जो है खास तौर पे समझने की थी, इसमें हाइड्रोजन भी शुरू से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो कैटलाइज्ड रिएक्शन, इससे पहले कई दफा आ चुका है ऑटो कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो रेट जो है आपको पता है कांस्टेंट नहीं रहता, रेट जो है शुरू में ज्यादा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। रेट का असल तो ग्राफ ये होता है, टाइम के साथ साथ रेट डिक्रीज कर रहा होता है। तो ऑटो कैटलाइज्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो रेट को एकदम से बढ़ा देगा। तो आपके पास जिस तरीके से रेट बढ़ रहा था, ठीक है, इसमें रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है। इसमें ऐसा हुआ कि आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसे चलना था, रेट को ऐसे जाना था, बढ़ना था। अब इसमें जो जैसी प्रोडक्ट बनी एकदम से पीक आ गई, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रही, तो एकदम से जो इसको इस रूट को छोड़ देगी, इस रूट को एक्वायर कर लेगी। ऐसे हमारे पास दो कर्व्स आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये तो कट गया, ये भी कट गया, और हमारे पास जो है ये दो कर्व्स आ रही है। फिर जो है रेट कांस्टेंट नहीं रहेगा टाइम के साथ, रेट हैज टू डिक्रीज विद द टाइम। तो आपके पास सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और रेट कांस्टेंट नहीं रहता तो ये भी कट जाता है वैसे शुरू। तो सी इज द करेक्ट आंसर। X and Y, two elements of period 3, they combine to form compounds that X forms soluble acid oxide. Oxidation number of this oxide is +4. Y is amphoteric. तो थर्ड पीरियड में एम्फोटेरिक कौन निकला, ये तो कंफर्म Al2O3 हो गया ना। अब ये एम्फोटेरिक हो गया। अब एसिडिक में चलते हैं, तो ग्रुप 3 में, ग्रुप पीरियड 3 में आपके पास सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, और एल्यूमिनियम आता है, सिलिकॉन आता है, फास्फोरस आता है, सल्फर आता है, एंड क्लोरीन आता है। तो इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, इसकी +2 होती है, इसकी +3 होती है। अब +4 में आपके पास ये किया आएगा, इसकी या तो +3 होती है या फिर +5 होती है। सल्फर की +4 भी होती है और +6 भी होती है। क्यों? SO2 भी होता है और SO3 भी होता है। अब उसने कहा कि +4 में, तो इसमें तो मेरे पास +4 आएगा नहीं ना, मेरे पास +4 जिन में नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, ये तो कट गया मेरे पास। बचा कौन? सिलिकॉन एंड सल्फर। तो सिलिकॉन सल्फर में से एसिडिक सॉल्युबल एसिड ऑक्साइड कौन सा होगा? तो सोचे, अगर सिलिकॉन का ही बना दूं ऑक्साइड SiO2, तो दिस इज इनसॉल्युबल। इसलिए सिलिकॉन आंसर नहीं है, यहाँ से बन जाएगा आपके पास फिर सल्फर। तो इसका मतलब ये हुआ कि X जो है वो सल्फर है, तो फिर Y क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। और अगर दोनों मिल जाएं तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? एल्यूमिनियम एंड सल्फर। ये ग्रुप 6 का है, वेलोसिटी 2, ये ग्रुप 3 का है, वेलोसिटी 3। तो फार्मूला बन जाएगा सीधा Al2S3। ग्रुप 2 के बारे में क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट एलिमेंट इन ग्रुप 2 Q and R. So, 3 of the statement shown are correct for metal Q. तो ये जो है 3 काम कर सकता है, 3 स्टेटमेंट इसके लिए सही है। One remaining statement is correct for this one. इसके लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट ठीक है। अब ये 1 जो आ रही है ना, ये यूनिक हो गई, जिससे इसकी पहचान हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 2 के बारे में बोलता हूँ कि दे आर सॉलिड, तो बहुत सारे सॉलिड हैं, तो 3 स्टेटमेंट में आएगा। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मैलिएबल, डक्टाइल और सब कुछ जो है, सारी चीजें चल रही होंगी। लेकिन एक प्रॉपर्टी जो है ना, वो आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, वो यूनिक हो सकती है, वो ना किसी और में नहीं है। मतलब वो वन ऑफ द रिमेनिंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मेटल। तो विच स्टेटमेंट अप्लाई टू आर, वो पूछा भी उसी के बारे में है कि आर के इक्वल से पास आई। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ दिस मेटल हैज अ हायर पीएच वैल्यू। ये तो नहीं कह सकते ना, आपके पास नीचे की तरफ पीएच इंक्रीज कर रही होती है, तो हमें क्या पता हायर है या लोअर है, क्यों ऊपर है या नीचे है, इसने कुछ नहीं बताया आपको। द मेटल हैज अ कार्बोनेट
यूज एग्रीकल्चर टू रिड्यूस एसिडिटी, ये झूठ बोला है कि आपके पास कार्बोनेट तो एग्रीकल्चर में एसिडिटी रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। The metal has a carbonate. वैसे तो मेटल ऑक्साइड यूज करते हैं। अच्छा जी, दिस मेटल हैज ग्रेटर एटॉमिक रेडियस, तो नीचे की तरफ रेडियस भी इंक्रीज कर रहे होते हैं। द मेटल रिएक्ट मोर क्विकली विद कोल्ड वाटर, तो नीचे की तरफ ये भी ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है, ये भी एक ट्रेंड है। और सॉल्यूशन हैज हायर पीएच वैल्यू, ये भी एक ट्रेंड है उनके हाइड्रोक्साइड की। ये जो है ना, अब आपके पास ऑप्शन नहीं बच रहा। असल में तो होता क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं तो रिड्यूस एसिडिटी ऑफ सॉइल के लिए, तो हम इसको मार्क करने जा रहे हैं। हमारे पास जो स्टेटमेंट बोली है एग्रीकल्चर के लिए हम यूज करते हैं किसको, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो अभी मेरे पास कोई ऑप्शन बच नहीं रहा, तो हमें इसको उठाना पड़ेगा। इसका कार्बोनेट उसने यूज कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास यूनिक चीज। तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कैल्शियम ही ये काम कर रहा होता है, इसके अलावा कोई और मेटल हमने नहीं देखा के यूज हो रहा एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इटसेल्फ, रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब हो गया गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया साइज स्मॉल होना चाहिए। ये ग्रुप 2 का है, गेन नहीं करता, लूज करता है, काट दे इसको। ये ग्रुप 7 का है, गेन करता है, आंसर हो सकता है। ये ग्रुप 2 का है, लूज करता है, काटते हैं। ये ग्रुप 7 का है, गेन करता है, ये आंसर हो सकता है। और कौन अच्छा होगा, जिसका साइज छोटा होगा, तो साइज छोटा बन रहा है आपके पास इसका एक। ये कुछ केमिकल्स को मिक्स किया है डिफरेंट रीजन के साथ, और कह रहा है कि हाउ मेनी मिक्सचर्स प्रोड्यूस व्हाइट सॉलिड। तो व्हाइट सॉलिड किस किस में बन जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। चेक करते, कैल्शियम मेटल को जब पानी में ऐड करूंगा तो कैल्शियम प्लस वाटर, तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा एंड साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, ये पार्शली डिजोल्व होता है, इसलिए आपके पास यहाँ पर टर्बिडिटी सी होगी, तो इसमें तो ये काम हो सकता है। दूसरे वाले में बेरियम क्लोराइड एंड स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, देख के आते हैं इसको, PaCl2 स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। क्या करेंगे दोस्तों, समझ आएगी तो साइन चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा बी बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड स्ट्रोंशियम क्लोराइड। ये तो सॉल्युबल है एक्वस से। बेरियम हाइड्रोक्साइड नीचे की तरफ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही होती है, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम नीचे की तरफ सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये खुद एक्वस था, तो ये तो इससे ज्यादा एक्वस होगा, तो इसमें आपके पास पीपीटी नहीं बनेंगे। इसमें आपके पास बन गए थे, इसमें नहीं बन रहा है। थर्ड पे चलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट HCl, आपके पास बन जाएगा CaCl2 CO2 एंड H2O। ये सॉल्युबल होता है, ऑल हैलाइड सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड, तो इसमें भी आपके पास पीपीटी नहीं बनेंगे। द लास्ट वन इज मैग्नीशियम सल्फेट एंड बेरियम नाइट्रेट। कुछ नहीं समझ आएगा तो आइन चेंज कर दो, मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा एंड बेरियम सल्फेट बन जाएगा, जो कि पीपीटी होंगे। ऑल सल्फेट सॉल्युबल एक्सेप्ट कैल्शियम बेरियम लेड। ठीक है, सल्फेट सारे सॉल्युबल होते हैं,
एक्सेप्ट कैल्शियम, बैरियम एंड लेड। अब आप बड़े हो गए, आपको तो सॉल्बिलिटी की जो है सल्फेट की सॉल्बिलिटी नीचे की तरफ ग्रुप 2 में डिक्रीज कर रही होती है, तो इसमें आपके पास पीपीटी बन गया। दो सॉल्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे आपके पास पीपीटी बनेंगे। with which compound concentrated sulfuric acid act as a strong acid and oxidizing agent। तो ये आपने पढ़ा था ग्रुप 7 में, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। क्लोराइड के साथ H2SO4 सिर्फ एसिड के तौर पे बिहेव करता है। क्यों? इसमें सिर्फ आपके पास HCl बनता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -1 पहले भी थी और -1 बाद में भी है। लेकिन अगर आपके पास ब्रोमाइड हो तो H2SO4 इसमें एसिड भी काम करता है, क्योंकि आपके पास HBr बनेगा एंड आपके पास ये इसको रिड्यूस भी कर देता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसमें आपके पास Br2 भी बन जाता है। तो ये जो है अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये फिर एजेंट हो जाएगा। सेम फॉर आयोडाइड, आयोडाइड में भी आयोडीन बन जाती है। तो आपके पास क्लोराइड में सिर्फ एसिड के तौर पर बिहेव करता है, इसमें सिर्फ एसिड, क्योंकि इनमें एसिड भी प्लस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी करता है। तो ब्रोमाइड या आयोडाइड आंसर होना चाहिए था। ब्रोमाइड। अमोनिया कैन अंडरगो एसिड बेस रिएक्शन विद HCl फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, ये रहा अमोनिया, ये रहा HCl, बन जाएगा आपके पास NH4Cl। Which statement is correct? Ammonium ion is basic. No, अमोनियम आयन तो एसिडिक है। कैसे? इसमें एक H आयन छुप जाता है, बहुत दफा मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आप पढ़ रहे हैं मुझसे तो देखा होगा आपने, मैंने आपको बताया था कि अमोनियम आयन में एक H आयन छुपा होता है, तो ये एसिडिक होता है। वैसे भी अगर आप गौर से देखें इन दोनों को, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, जबकि ये बेस है जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होता है, तो बेसिक तो नहीं होता, एसिडिक होता है। हाइड्रोजन एटम फ्रॉम HCl डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू नाइट्रोजन एटम। लिखा है हाइड्रोजन एटम के पास लोन पेयर कहाँ से आया जो वो डोनेट कर देगा? ठीक है, उल्टा होता है, इसके पास लोन पेयर होता है जो कि हाइड्रोजन आयन को दिया जाता है। ये बात भी गलत होगी, ये डोनेट नहीं कर सकता, हाइड्रोजन के पास होता ही नहीं। बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया इज सेम एज NH3 इन अमोनियम। इसमें बॉन्ड एंगल जो है आपको पता है, सबको बेसिक शेप है ये, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 107 का, जबकि इसमें आपके पास है 109.5 का, तो ये बात भी गलत होगी। एंगल इन अमोनियम आयन जो कि 109.5 होता है इज सेम एज CH इन मीथेन। मीथेन में भी 109.5 होता है, ये सेम होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। ट्रेंड स्टेटेड प्रॉपर्टी डिसेंडिंग मैग्नीशियम टू बैरियम, तो कुछ शॉर्टकट भी चल जाते हैं। डिकम्पोजिशन टेम्परेचर नीचे की तरफ ज्यादा चाहिए होता है, डिसेंडिंग डाउन द ग्रुप, तो टेम्परेचर मोर इंक्रीज चाहिए होगा। IE जो है नीचे की तरफ साइज बड़ा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, तो IE डिक्रीज। डी इज द करेक्ट आंसर। तो किसी भी ग्रुप में IE नीचे की तरफ डिक्रीज करता है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म व्हाट्स द मेन। आपको बताया था, एक तस्वीर थी कि अगर आपके पास ऑक्साइड ऑक्साइड हो तो मिला के लिख दो, और अगर ऑक्साइड नहीं है तो उसका ऑक्साइड दिमाग में बनाओ और फिर मिला के लिख दो। ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड नहीं है, इसका ऑक्साइड बना लो फिर कैल्शियम ऑक्साइड, और इन दोनों को मिला दो, तो कैल्शियम सल्फर एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 3 एंड हाइड्रोक्साइड होगा तो 7 पानी बन जाएगा। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट कैल्शियम सल्फाइड। How many other isomers? अच्छा, the structure and stereoisomers should be, ये भी सोचना है आपको और स्ट्रक्चर भी शो। Answering this question, X, Y, Z are shown. How many other isomers of this that are
अल्कोहल। कुछ बना दिए उसने कंफ्यूज करने के लिए। क्या क्या कंफ्यूज, आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तो पहचान जाएंगे आराम से, नहीं तो फिर देख लेते हैं। तो इसमें हुआ ये है कि आपके पास इसके आइसोमर बनाने हैं और अल्कोहल भी होना चाहिए उनको। तो हम शुरू करते हैं इस कंपाउंड के आइसोमर बनाना। पहला इसका आइसोमर बना रहा हूँ मैं, इसको कॉपी कर लूँ, इसी पे चीजें लगानी है मुझे। कॉपी कर लिया, लेकिन मैं इसका Cl भी इधर ही लगा रहा हूँ और इसका OH भी इधर ही लगा रहा हूँ, तो इसका नाम 1,1 हो जाएगा। दोनों चीजें 1 पे लगी हुई। क्या ऐसा आइसोमर कोई है? अगर आप गौर से देखें तो इसमें लंबी चेन जो बन रही है आपके पास 3 की बन रही है, और इसकी गिनती अगर हम लिखें तो लिख देता हूँ 1 and 2 and 3। तो अगर आप गौर से देखें तो इसमें भी ऐसा ही है कि 1 कार्बन के ऊपर ही Cl भी लगा हुआ है, OH भी लगा हुआ है, 2 पे CH2 है और 3 पे CH3 है। एंड फिर इसको गौर से देखें तो इसका ये ग्रुप अलग है, ये अलग है, और ये H अलग है, और ये चीज अलग है, तो ये कार्बन कायरल है, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो उसने इसका ऑप्टिकल आइसोमर बना के दिखाया। देखिए दोनों में नजर आ रहा है ना फर्क आपको, इसमें OH और ये जो है आपके पास, ये दोनों इसने बना के दिखा दिए, और इसकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आपको नजर आ रही होगी यहाँ से। तो ये बिल्कुल सेम है ये वाला भी कंपाउंड 1, 2 and 3। तो ये कंपाउंड जो मैंने बनाया था पहला आइसोमर, ये ऑलरेडी बन चुका है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। ये आइसोमर हम नहीं काउंट करेंगे, इसके अलावा देखिए फिर हमने कॉपी पेस्ट मारा इधर। अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ कि Cl इधर ही रखता हूँ एंड OH को इधर कर देता हूँ। तो आपके पास कार्बन नंबर 2 पे OH एंड कार्बन नंबर 1 पे Cl, बस ये हो गई आपकी लंबी चेन। तो इसमें ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। तो आप देखें गौर से, ऐसा भी बन चुका है ऑलरेडी। तो आपके पास ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये नहीं बना हुआ इससे पहले। ये हमारा एक आइसोमर हो गया। इसमें दोनों चीजें जो है वो कार्बन नंबर 2 पे लगी हुई है। तीसरा आइसोमर बनाऊंगा इसका। अब मैं OH को भी और Cl को भी, दोनों को कार्बन नंबर 2 पे लेके आ गया। तो ये हो गया आपके पास, गिनती लिखते 1, 2, 3। तो ये वाला जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो थे आपके पास, ये और ये बने हुए थे ऑलरेडी, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया। सिमिलरली ये वाला भी आपके पास बना हुआ है, ये देखिए कार्बन नंबर 2 पे Cl भी लगा हुआ है, OH भी लगा हुआ है, इसको भी क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट और बनाते हैं इसका आइसोमर। इसका एक आइसोमर ये भी हो सकता है कि मैं Cl को तो यहीं पे रहने दूं एंड OH को लगा दूं इधर। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास एक आइसोमर और बन जाएगा। तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? दो हो गए, अच्छा वो सही था, ये बन चुका है, एक ये हो गया। और क्या पोजीशन चेंज करें इसकी? इस वाले में मैंने सेंटर में OH को किया है, Cl को टर्मिनल पे किया है। अब मैं Cl को सेंटर में कर देता हूँ एंड OH को टर्मिनल कर देता हूँ, तो ये भी इसका आइसोमर बन जाएगा। ठीक है, तो गिनती अगर लिखें तो 1 and 2 and 3। इसका नाम 2 क्लोरो है, जबकि इसका नाम 1 क्लोरो था। तो ये दोनों डिफरेंट है। तो आपके पास एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 3 आइसोमर बन गया आपके पास। ठीक है, अभी जो 3 बने हैं इनको मैं, एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो स्ट्रक्चर तो बन गए 3। उसने कहा कि आप स्टीरियो को भी सोचे साथ। तो देखते हैं कि इसमें कोई कारण है क्या। इसमें तो 2 H लगे हुए, ये कारण नहीं हो सकता।
इसका ये वाला कार्बन जो है ना कार्बन हो रहा है कैसे, OH है, ये H है, दिस पार्ट इज डिफरेंट एंड दिस पार्ट इज डिफरेंट। इसका मतलब ये एक नहीं होगा, इसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया सर्कल, कलर चेंज कर देते हैं, ये इसमें कार्बन बन रहा था इसलिए इसके 2 आइसोमर्स हो जाएंगे। इसमें आते हैं नेक्स्ट वाले में, तो इसमें इधर भी H लगे हुए 2, तो ये कार्बन नहीं हो सकता, ये दोनों सेम सेम है। इधर देखें तो ये भी और H, ये भी H, ये भी कार्बन नहीं हो सकता, और इसमें 2 H है, ये तो कार्बन नहीं हो सकता, ये एक ही रहेगा। नेक्स्ट वाले में इसमें ये भी H है, ये भी H है, तो ये आइसो कार्बन नहीं हो सकता, ये वाला कार्बन है, देख लो गौर से, ये OH हो गया, ये H हो गया, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH2OH, इसके भी आपके पास 2 हो जाएंगे। तो 3 बने थे स्ट्रक्चर, उनमें से 2 जो है वो जीरोमर भी शो कर रहे हैं, तो टोटल आइसोमर बन जाएंगे आपके पास 5। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। Two students make statement about 2-methyl butyl, जिसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। 2-methyl 2-butyl बना के देख लेते हैं पहले। ये हम चलेंगे 1 पे लगा दिया ब्यूटीन और 2 पे लगा दिया मिथाइल, सेट हो गया जी। अब वो कह रहा है स्टूडेंट 1 स्टेट्स दैट 2-methyl 1-butene शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कहाँ से करेगा, कायरल तो कोई इस पे है नहीं, और अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो इस पे दोनों H लगे होंगे ना, तो सिस ट्रांस भी नहीं कर सकता, तो स्टूडेंट 1 तो पागल है। स्टूडेंट 2 state that 2-methyl butene react with HBr in addition reaction give 1-bromo main product। मतलब मेजर वाली बात हो रही है मार्कोवनी कॉफसूल की, तो हम लगाते हैं इसमें। अगर मैं HBr को भेजूं तो मार्कोवनी कॉफसूल के हिसाब से H वहां जाएगा जहां पर H ऑलरेडी ज्यादा हो, और Br जाएगा उसकी दूसरी साइड पे। इसलिए ये आपके पास खुल की जो शक्ल बन जाएगी ऐसी हो जाएगी, ये CH3 अपनी जगह पे है, और ये हालात के बाद Br आएगा आपके पास यहाँ पर और H आएगा आपके पास यहाँ पर। इसका नाम बन रहा है 2-methyl 2-bromo, और वो कह रहा है क्या बनेगा 2-methyl, सही है 2-methyl 1-bromo बोल रहा है, तो 1-bromo तो नहीं बनेगा मेन में, तो माइनर में बनेगा। तो आपके पास कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, तो 2-methyl 2-bromo ब्यूटेन बनेगा, इसने 1-bromo लिखा है। स्टूडेंट 2 भी गलत हो गया, तो दोनों में से कोई भी ठीक नहीं था। 22 which is statement correct referring to complete combustion of PVC। PVC का जो पॉलीमर है इसमें आपको पता है कि ये इसका मोनोमर होता है, सारे H लगे होते हैं, बस एक जगह पे Cl लगा होता है। कंबस्ट करूंगा तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन का भी ऑक्साइड बन जाएगा, Cl का भी ऑक्साइड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा H2O, ये बन जाएगा CO2, इसका कोई ऑक्साइड बन जाएगा। ये टॉक्सिक होता है ये वाला, इसलिए इसको जलाया नहीं जाता बार। The gas may contribute to global warming। तो इसमें से गैस ये भी और ये भी ग्लोबल वार्मिंग भी काम तो कर रही होती है, इसको हम हल्का सा टिक लगा देते, इतनी अच्छी बात नहीं है ये वाली। The carbon dioxide and water are only product। तो ये जो इसने only बोल दिया, Cl का भी तो बनेगा कुछ। The third, if water is used to clean the exhaust gases, water become alkaline। alkaline कैसे होगा, ये भी एसिडिक ऑक्साइड, ये भी एसिडिक ऑक्साइड, दोनों नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो अल्कलाइन तो नहीं होगा, एसिडिक होगा। There is no need to treat the exhaust gases non-hazard। ये वाली बात भी गलत है, hazardous है, उसमें आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं जो कि एसिडिक होते हैं। तो हमें फिर ए के ऊपर ही आना पड़ेगा, जो हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी और वाटर वेपर, दोनों ही ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड आपको वैसे ग्लोबल वार्मिंग में 2 गैस बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक मीथेन और एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपको वो लेवल में आपने पढ़ा था, तो अगर भूल गए तो याद करवा दूं आपको। एक आपके पास हाइड्रोकार्बन मीथेन, एक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और एक आपके पास CFCs जो है ये, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ये मेन गैसेस जो है। Hydroethane react with aqueous silver nitrate at this temperature।
पीपीटी फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। देखिए पीपीटी क्यों बनेगा, जब तक ये टूटेगा नहीं तो पीपीटी क्यों बनेगा? तो पहले जैसे ही आप इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, असल में इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। ये CH3 था, ये CH2 और इसके साथ जो आई लगा था, तो पहला काम ये होता है कि ये बॉन्ड जो है इसका टूट जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, और आपके पास ये पार्ट रह जाएगा इसका CH3 एंड CH, इसका आई हट गया, तो वाटर का OH इसके पास आ जाता है और H इसके पास चला जाता है। अब ये एसिड होते हैं तो ये H और I आजाद घूमेगा, और फिर जब सिल्वर नाइट्रेट आएगा तो उसके साथ मिलके पीपीटी आ जाएंगे। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसके जो पीपीटी आएंगे तो सिल्वर आयोडाइड के येलो पीपीटी होते हैं। ये तो ये हो गया। और जो पहला रिएक्शन हुआ सो और से देखेंगे क्या हुआ कि आपका न्यूक्लियोफाइल हट रहा है और न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और आपको पता है कि इसने करना ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें सी ये था और इससे ब्यूटानोइक एसिड बन रहा है, मतलब कार्बन 3 थे और कार्बन जो है 4 हो रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि आपको साइनाइड लाना पड़ेगा। और साइनाइड किस जगह पे आता है, CN किस जगह पे आता है, KCN की फॉर्म में लाना होता है इसको, ताकि आजाद हो और थोड़ी पे अटैक कर दे। और किसकी जगह पे आता है, अल्काइल हैलाइड की जगह पे, नॉर्मली ब्रोमीन की जगह पे आता है आपके पास, तो ब्रोमीन की जगह पे हम X लिख देते हैं, कोई भी हैलोजन की जगह पे। तो उसके बाद फिर नाइट्राइल का आपको जब बन जाएगा ये, उसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास फिर ये एसिड बन जाता है। तो ये जो आपके पास एक एक्स्ट्रा कार्बन आया है तो उसी वजह से ऐसा हो सकता है। तो फर्स्ट टू स्टेजेस, in the first of two stages which reagent hydroforms it is potassium cyanide ethanolic खत्म, कार्बन का नंबर बढ़ेगा तो साइनाइड ही आएगा। अच्छा जी, ये रिएक्शन हो रहा है, तो जिस कार्बन के ऊपर आपके पास ये लगा हुआ है, इस कार्बन को हम विजिबल कर देते हैं। इस कार्बन के साथ गौर से देखें तो एक कार्बन ये लगा हुआ है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, और इसका CL लगा हुआ है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इसके साथ जब 3 कार्बन लगे हुए हैं, 1 2 और 3, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा क्या है ये है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इसलिए मैकेनिज्म कौन सा हो जाएगा, SN1। SN1 में क्या होता है, पहले ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये टूट जाएगा आपके पास, ये कार्बन मैंने विजिबल कर दिया, ये CH3 रह जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl नेगेटिव हट जाएगा। और उसके बाद जो है सेकंड स्टेप में इसके ऊपर OH अटैक करेगा। वो कह रहा है कि इंटरमीडिएट आपके पास पहले स्टेप में, तो पहले स्टेप में यही काम हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल में तो बात समझ आ गई होगी आपको, SN1 का मैकेनिज्म। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया आपके पास, और सेकंड स्टेप में फिर क्या होता है, सेकंड स्टेप में ये जो बन गया था आपके पास कार्बोकेटाइन, इसके ऊपर OH अटैक कर देगा, तो आपके पास ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। उसने कहा है कि 1 कार्बन एटम इन 1 क्लोरोमिथाइल हेक्सेन बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम, ये उसने हिंट दे दिया आपको कि टर्शियरी है। व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम एट पॉइंट Z, ये आपके पास इंटरमीडिएट बनी थी, तो इंटरमीडिएट पे चार्ज कितना आ रहा है इसके ऊपर, +1। ठीक है, SN2 में पार्शियल चार्जेस रहते हैं। एन अल्कोहल विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस डीकलराइज वार्म पोटेशियम मैंगनेट। अच्छा, इसका मतलब ऑक्सीडाइज होना चाहिए इसको। एंड दूसरी बात कह रहा है कि गिव येलो पीपीटी विद अल्काइल आयोडीन, दोनों काम करने चाहिए। चलिए, पहले वाले की अगर हम शक्ल बनाते हैं तो पहला वाला जो है ब्यूट बना दें आप, 4 कार्बन, 2 पे लगा दें मिथाइल और 2 पे लगा दें OH, तो ये हो गया बेटा टर्शियरी। ठीक है, इस पे 3 अल्काइल चेन्स लग गई हैं, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, क्रॉस कर दें। दूसरे वाले की शक्ल बनाते हैं, ब्यूट बनाए आराम से, 3 पे लगा दे मिथाइल और 2 पे लगा दे ओल, तो ये लगा दिया ओल और ये लगा दिया मैंने मिथाइल। तो ये जो है आपके पास जो बना है ये है सेकेंडरी, ये हो गया सेकेंडरी।
ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। एंड दूसरी बात, क्या इसमें अल्फा कार्बन के साथ CH3 का पीस आ रहा है? यस, आ रहा है। जब CH3 का पीस आएगा तो ये ट्राई आयोडोफॉर्म को टेस्ट दे देगा। तो दिस इज द आंसर। पेंट 1 मोल, ये हम 5 कार्बन बना दिए और ये लगा दिया। ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, लेकिन अल्फा कार्बन के साथ CH3 का पीस नहीं आ रहा, दूसरा काम नहीं कर सकता। और पेंट 3, तो ये सेकेंडरी है, ऑक्सीडाइज तो हो सकता है, लेकिन वही बात कि आयोडोफॉर्म को टेस्ट नहीं देगा। इधर से भी CH3, इधर से भी CH3 नहीं आ रहा अल्फा कार्बन के साथ। ये 2 ऑप्शन भी कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, which pair of test would prove the substance is ketone? तो कीटोन है या नहीं? तो आपको नो रिएक्शन विद टॉलेंट, तो ऐसे तो बहुत सारे अल्कोहल भी नहीं करेगा, ठीक है, टॉलेंस रिएक्शन, तो ये वाली बात नहीं है। उसको T4DNP से रिएक्शन करना चाहिए, रिड्यूस बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये तो एसिड भी हो सकता है, कीटोन भी नहीं पता चलेगा इससे। रेड विद 2,4-DNPH, ये वाली बात ठीक है, कीटोन भी लाजमी करेगा। एंड ये करने के बाद नो रिएक्शन विद फैलिक, जैसे से करेगा तो इसका मतलब कि वो क्या हो सकता है, अल भी हो सकता है एंड ओन भी हो सकता है, और फैलिक से नहीं कर रहा तो इसका मतलब फिर वो ओन ही है। सोडियम बोरोहाइड्राइड पोलर OH बॉन्ड को खत्म कर देगा और आपके पास सिर्फ इसमें ये पार्ट इसको रिड्यूस कर देगा। डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए हमें कुछ और चाहिए, और इस तरीके से एसिड को रिड्यूस करने के लिए भी क्वेश्चन नंबर 28, तो कार्बन is a compound which product is formed when this is treated with sodium borohydride। तो आपको पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है पोलर डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है, उसकी रिडक्शन कर देगा। तो आपके पास पोलर इसमें सिर्फ ये वाला आ रहा है, तो ये पार्ट आपका बन जाएगा ये डबल बॉन्ड अपनी जगह होगा, ये भी डबल बॉन्ड अपनी जगह पे होगा, सिर्फ ये वाला जो था इसके पास एक यहाँ पर H आ जाएगा और एक यहाँ पे H आ जाएगा, तो अल्कोहल बन जाएगी। कीटोन था तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगी। लेकिन स्केलेटल फार्मूला में ये जो H है कार्बन के साथ लगा हुआ, ये शो नहीं किया जाता, तो आपके पास ये कंपाउंड होगा जिसकी वजह से आंसर बन जाएगा A। विच कंपाउंड इज अ कायरल एंड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट? तो कार्बोनेट रिएक्शन कौन करेगा? एसिड। तो पहले हम एसिड को खारिज करते हैं, इसमें एसिड है, इसमें एसिड नहीं है, अल्कोहल है, इसमें एस्टर है, जबकि इसमें भी एसिड है, तो 2 हो गए हमारे पास, 2 कट गए। अब कायरल भी हो तो आपको पता है कि इसमें, इसको खोल के दिखाऊं तो इसमें तो कायरल नहीं होता, ठीक है, एसिड ग्रुप में। इस पे डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कायरल इसमें कोई नहीं है, तो काटते इसको। इस वाले में ये वाला कार्बन जो है ना, ये कायरल है। कैसे? इस कार्बन के साथ एक तो लगा हुआ है H, एक लगा हुआ Br, एक लगा हुआ है ये, और एक लगा हुआ है ये, तो 4 चीजें डिफरेंट हैं। दिस वाज एक्चुअली कायरल, कायरल भी है और एसिडिक भी है, तो D इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ X? तो करते हैं शुरू, कार्बन काउंट करते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सी हो गया 10। हार्डली काउंटिंग करते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 6 हो गए। इसकी 4 हड्डियां पूरी, सिर्फ कार्बन होगा, इसमें CH है, ठीक है। तो अगर मैं लिख ही देता हूँ तो अच्छी बात है। यहाँ पर ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये CH है, ये CH2 है, ये CH2 है,
ये CH3 है, ये जस्ट C है, ये CH है, जबकि ये CH2 है। बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, H हो गया 18, ऑक्सीजन एक ही है। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर्मेशन कुछ कंपाउंड्स की दी हुई है इसमें एंड कह रहा है कि which statement are correct. If N2O is oxidized by oxygen to NO2, this much energy will be released for this. इसको इसमें ऑक्सीडाइज करवाना है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर कि N2O को कन्वर्ट करना है किसमें, NO2 में। आपको चाहिए इसके लिए ऑक्सीजन, और बैलेंसिंग करेंगे तो आपके पास ये बैलेंसिंग हो जाएगी। इसकी ऑक्सीजन 4 है तो 1.5 ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगी। इस जगह बना लेते हैं, आपके पास 1.5 ऑक्सीजन चाहिए यहाँ। अब इसकी फॉर्मेशन आपको दी हुई है, आपने एरो इस तरफ कर दिया। N2O की फॉर्मेशन है पॉजिटिव 82 एंड NO2 की फॉर्मेशन भी दी हुई है आपको, दैट इज पॉजिटिव 33। इसमें क्योंकि 2 मोल बन रहे, 2 से मल्टीप्लाई करने, इसमें एक ही मोल था तो एक करना है। आपके पास ये एक्स है जिसको आपने फाइंड करना है, और फिर अगला काम क्या करता है आपको बताया था, एक एरो हमें इस तरीके से खुद खींच देना। तो ये एरो मेरे अगेंस्ट आ रहा है, ये साथ आ रहा है, तो हमारा एक्स जो है इसी कुछ हो जाएगा -82 हो जाएगा, जबकि वो अपनी साइन के साथ सही रहेगा पॉजिटिव 16 और 66, एंड इसका आंसर आ जाएगा 82 -82 and +66, आंसर इज -16। तो एनर्जी चेंज इज 16 किलो जूल एंड रिलीज के लिए नेगेटिव साइन भी आ रहा है, तो पहली बात ठीक हो गई। दूसरा, the decomposition of N2O is exothermic। अच्छा, अगर हम इसको लिखें कि N2O अगर डिकम्पोज हो जाएगा, इससे आपके पास N2 बन जाएगा एंड ऑक्सीजन बन जाएगी हाफ। इसके बारे में पूछा है कि डेल्टा H क्या होगी। आपको इसकी फॉर्मेशन दी हुई है किसकी, N2O की, किस चीज से बनेगा, ये बनेगा अपने एलिमेंट से, और एलिमेंट कौन कौन से होंगे, ऑक्सीजन, दोनों डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, आपको ये करना पड़ेगा। तो ये इसकी फॉर्मेशन है, इसकी वैल्यू दी कितनी दी हुई है आपको, डेल्टा H जो फॉर्मेशन की फॉर्म में दी थी दैट इज पॉजिटिव 82। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन जो है इसका जस्ट उल्टा ही तो है, मतलब ये इसकी फॉर्मेशन होगी, और अगर ऐसे जाऊं तो ये इसकी डीकम्पोजिशन होगी। हमें डीकम्पोजिशन देखनी थी, ये वाली फॉर्मेशन बन रही है, देखिए मैंने इसको ऐसे कर दो तो डीकम्पोजिशन, अगर फॉरवर्ड जो है एंडो है तो रिवर्स क्या हो जाएगी, एक्सो, डीकम्पोजिशन एक्सो। इसी को अगर मैं उल्टा करके लिख दूंगा, इस इक्वेशन को उल्टा करके लिख दूंगा, ये बन जाएगी, और फिर उल्टा करने पे आपको पता है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा H -82। ये वाली बात भी ठीक है। The last part, it says कि the reaction of NO and oxygen is exothermic। अच्छा, मैंने दे दिया NO और फिर मैंने दे दिया ऑक्सीजन, तो आपके पास इससे क्या बन सकता है, इससे NO2 ही बन सकता है ना, ऑक्सीजन ज्यादा ही नहीं होंगे। तो आपके पास इसकी फॉर्मेशन उसने दी हुई है आपको पॉजिटिव 90, और इसकी फॉर्मेशन भी आपको दी हुई है पॉजिटिव 33, दोनों का 1 मोल था, लिख दिया आपने, इसको हमने हाफ कर देना तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। ये फाइंड करना था, हमें एरो घुमा दिया, ये उल्टा आ रहा है, ये सीधा है, ये हो जाएगा -90 और पॉजिटिव 33, आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, एक्स होगा। ये बात भी ठीक हो गई, ए इज द करेक्ट आंसर। Which statement was correct?
इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दोनों बराबर होते हैं। ट्रू, ये बात सही है कि किसी कंपाउंड की, अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि डेल्टा एच सी ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, दोनों बराबर होते हैं, दोनों इक्विवेलेंट सेम बन रही होती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, देखिए फॉर्मेशन जो है किसी कंपाउंड की होती है, एलिमेंट की फॉर्मेशन नहीं होती। क्रॉस करते हैं इसको। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड हाइड्रेशन ऑफ दिस एंड दिस सेम होंगे ना। इसमें सॉल्यूशन में प्रोसेस ही कुछ और होता है। इसमें आपके पास ये वाला बॉन्ड जो था, इसका ये बॉन्ड तोड़ना है आपको, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और फिर जाके आयन डायपोल बॉन्ड बनेंगे, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इसके आयन डायपोल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग चेंज हो रही है, कोवेलेंट से आयन डायपोल हो रही है। और इसमें क्या होना है, इसमें तो आपको पता है कि सिर्फ आयन डायपोल बॉन्ड बनना है ना। ये गैस था, जैसे ही ये पानी में जाएगा तो वाटर का मॉलिक्यूल जब इसके साथ आएगा सामने, तो इसके साथ आयन डायपोल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस केस में आपके पास जब हाइड्रेशन होती है तो इसमें सिर्फ ओनली आयन डायपोल बॉन्ड बनते हैं, कोई बॉन्ड नहीं टूटता है। तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि द यूनिट ऑफ Kc इज पर मोल TMQ। कब हो सकता है? Kc होता है आपके पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऊपर भी यूनिट कॉन्सेंट्रेशन का मोल पर TMQ और नीचे भी मोल पर TMQ होता है। अगर नीचे का नंबर ज्यादा हो तो आपके पास बच जाएगा 1 अपॉन मोल पर TMQ, और जब इसको सीधा करूंगा तो बन जाएगा मोल पर TMQ की पावर -1, इससे बन जाएगा मोल -1 एंड DM +3। तो कह रहा है कि नीचे जो है आपके पास रिएक्टेंट जो है उसमें मोल जब ज्यादा होंगे तब ये काम हो सकता है। सॉलिड अपेयर नहीं होता, ये छोटी सी मिस्टेक हो सकती है आपसे, एक ये और एक ये। आपके पास रिएक्टेंट में 2 मोल्स है और प्रोडक्ट में 1 मोल है, इसलिए आपके पास यहाँ पर Kc की वैल्यू x की पावर ऊपर 1 आएगी, नीचे x की पावर 2 आएगी, आपके पास पर मोल बच जाएगा। तो ये इसमें अप्लाई हो जाएगा। दूसरे वाले में आपके पास 1 है और ये 2 है, तो आपके पास Kc ऊपर पावर आ जाएगी 1 और नीचे पावर आ जाएगी, तो इस पे भी ये अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा एंड आपके पास रह जाएगा इन दोनों केसेस में 1 अपॉन x एंड 1 अपॉन x। ये x जो है एक्चुअली क्या है, x इज इक्वल टू मोल पर TMQ। द लास्ट वन, आपके पास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसमें Kc आपके पास हो जाएगा x की पावर 2 एंड नीचे आ जाएगी आपके पास x की पावर 3। अभी भी आपके पास एक बच जाएगा नीचे, तो आपके पास इस केस में भी 1 अपॉन x बच जाएगा। तो ये भी सही है। स्पेस के ऊपर इसका आंसर बन जाएगा A, जबकि ऊपर वाले का आंसर लिखा था D है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है और रिएक्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो गैसेस भी हैं। Which statement are correct? Increasing temperature will increase the rate। ये बात सही है। आपको इसके लिए इक्वेशन देखने की जरूरत है। इफेक्टिव कूलिंग बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, रेट की बात हो रही है। मोर इफेक्टिव कूलिंग, पहली बात तो बिल्कुल परफेक्ट है, सेट है। Lowering temperature reduces the rate because forward reaction is exothermic ना, रीजन सही नहीं है। टेम्परेचर लो करने से रेट कम होने की वजह क्या है कि टेम्परेचर आप कम कर देंगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो डायरेक्टली है वो भी कम हो जाएगी, इफेक्टिव कूलिंग कम हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए था कि इफेक्टिव कूलिंग डिक्रीजेस, तो ये बात गलत होगी।
इंक्रीजिंग प्रेशर विल रिड्यूस द रेट, ये बात गलत है। अगर आप प्रेशर ज्यादा कर देंगे, ये प्रेशर था आपके पास एक पर्टिकुलर, फिर आपने प्रेशर ज्यादा कर दिया, तो उस वक्त पार्टिकल्स जो है पहले दूर दूर थे, अब पार्टिकल्स कंजस्टेड होंगे, तो यहाँ पर इफेक्टिव पोल्यूशन जो है वो बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएगा। तो उसने कहा कि इंक्रीजिंग प्रेशर रिड्यूसेस द रेट, ये जो लिखा है ये वाली बात भी गलत हो गई। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, which row correctly describe show the relative electrical conductivity of set of third period। आपको पता है कि अक्रॉस द पीरियड जब हम इस तरीके से मूव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मेटल्स होते हैं, जबकि यहाँ पर नॉन मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स जो है इनकी कंडक्टेंस होती है मोर कंडक्ट, जबकि यहाँ पर नो कंडक्ट या लेस कंडक्शन। लेकिन ये बात सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में नहीं ट्रेंड फॉलो होगा। उसमें तो हमारे पास जब मेटल्स होंगे तो फिर हम इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर करेंगे सब। तो शुरू करते हैं। सोडियम मेटल है, ये मेटलॉइड है, इसकी भी कंडक्टेंस होती है। एंड क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो इस पे तो ये बिल्कुल अप्लाई होता है। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन के लिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि फास्फोरस नॉन मेटल है, तो ग्रेटेस्ट कंडक्टेंस ये वाली बात भी सेट हो रही है, कंडक्टेंस ऐसा ऐसा कम होती जा रही है। सल्फर ग्रुप 6 का है, सिलिकॉन ग्रुप 4 का है, एंड फास्फोरस ग्रुप 5 का है। तो ये ट्रेंड नहीं सही चल रहा। सिलिकॉन को पहले आना चाहिए था, फिर फास्फोरस आना चाहिए था, फिर सल्फर आना चाहिए था, तो ये अप्लाई नहीं होगा, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। 36, तो 36 में XYZ contain each contain water। 3 टेस्ट ट्यूब है और तीनों में हमने ऐड किया है पानी। एक में X रखा, एक में Y रखा, एक में Z रखा। फिर हमने क्या किया, इसमें हमने ऐड कर दिया X में NaCl, इसमें हमने ऐड कर दिया SiCl4, जबकि इसमें हमने ऐड कर दिया AlCl3। तो ये क्लोराइड थे हमारे पास थर्ड पीरियड की, जिनको हमने ऐड किया है। द पीएच ऑफ ट्यूब X इज 7, ठीक है, इसकी पीएच 7 होती है क्योंकि इसका क्लोराइड न्यूट्रल होता है। इसमें आपको पता है क्या बन जाएगा, SiO2 बन जाएगा एंड 4HCl भी बन जाएंगे, इसलिए Y में pH 2 हो जाएगी, HCl बन रहा। अगले वाले में आपके पास क्या बन जाएगा, AlH2O6, एक तो ये बन जाता है, या OH4 वाला जो था, एंड साथ आप बनेंगे कम से कम 3 HCl बनेंगे, इसमें pH 2, ठीक है। तो ये दो बातें, पहली वाली बात भी ठीक थी, 7 होगी इसकी pH, और दोनों बातें भी सही हैं। A is the answer। Question number 37, which statement about compound R is correct? Its MR is 116। तो लेंदी काम है, इतना बड़ा भी कंपाउंड नहीं है, तो कर सकते हैं। कार्बन 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 कार्बन, तो मेरे पास हो गया 5 कार्बन, C हो गया 5। H की काउंटिंग करते हैं तो इस पे तो कुछ नहीं है, इस पे भी कुछ नहीं है, इस पे 1 होगा, इस पे 3 होंगे, इस पर भी 3 होंगे, तो H हो गया आपके पास 10 की बजाय 8, ठीक है, एक H, एंड O हो गया आपके पास 3, तो 12 5 60, 8 एंड 48, 3 ऑक्सीजन का, 8 8 16 एंड 10 एंड 106। नहीं कर रहे 10 और 1 क्या, मेरे ख्याल में तो ये बन रहा 60 प्लस 8 प्लस 48 116। तो पहली वाली बात तो ठीक है। It contains 2 groups that show strong absorption at this। तो इस रेंज में कौन एब्जॉर्प्शन देता है, C डबल बॉन्ड। वो कह रहा है इसमें 2 ऐसे ग्रुप्स हैं C डबल बॉन्ड O वाले, एक ये रहा जो देगा इसमें एब्जॉर्प्शन,
और एक ये रहा कीटोन वाला, ये भी देगा। तो मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये वाला पार्ट जो इसका एसिड है, तो ये वाला पार्ट इसका कीटोन है, और दोनों से एक एक ग्रुप आ रहा है जिसको रिजल्ट देगा ये वाली बात। इट्स ओनली IR स्पेक्ट्रम इज दिस शार्प एंड स्ट्रॉन्ग। नो, ओनली का मतलब गलत हो गया, इसमें ये वाला भी तो था शार्प, ये भी तो आपके पास स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता है, इसलिए ओनली का वर्ड जो यूज किया इसने, ये OH की पीक की बात कर रहा है, इसमें शार्प ज्यादा, तो ये होगा कि इसके ऐसे दो ग्रुप्स आ रहे हैं, और दूसरी बात वैसे भी ये शार्प होता है, तो D is the correct answer. During bromination of methane, this radical is formed. The possible termination will give this, वो आपको पता है, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो CH3 एंड CH3 रेडिकल जब मिल जाएंगे तो आपके पास बन जाएगा C2H6। वो कह रहा है कि अगर मैं प्रोपेन को यूज करूं तो इनमें से कौन सा कंपाउंड बन सकता है। तो प्रोपेन में आपको पता है कि 3 कार्बन होते हैं, अगर आपके पास ये रेडिकल होगा तो रेडिकल की आपको पहचान पता है, ठीक है। तो आपके पास दूसरा जब जुड़ेगा तो आपके पास कम से कम 6 होंगे, और बस आपको ख्याल क्या करना होता है, ख्याल ये करना होता है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कि दूसरा जो जब जुड़ेगा तो उसमें आपके पास ये 3 का टुकड़ा, ये 3 का टुकड़ा, ऐसे करना था। आपके पास एल्केन के क्वेश्चंस में आपको ये बात समझाई हुई है, उसमें 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे जो आपको समझ आ जाएंगे देख के उसको। इसमें देखिए, अगर आप, तो ये आपके पास एक पीस आ रहा है, ये दूसरा पीस आ रहा है, और ये CH3 हवा में है। अगर इसको खोल के बनाने की कोशिश करूं तो मेरे पास बन जाएगा CH3, फिर CH2, फिर CH, और फिर इसके साथ CH3 लगा हुआ है। आगे जो है फिर आपके पास CH2 है, और आपके पास फिर CH3। इसमें 3-3 के 2 टुकड़े कैसे निकालूं, मेरे पास तो नहीं निकलता। ऐसे करूं तो फिर अलग हो जाता है, ऐसे करूं, सॉरी ऐसे करूं तो फिर ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरे वाले में अगर आप देखें तो ये आपके पास CH3 का एक टुकड़ा बन रहा है, ये भी एक टुकड़ा बन रहा है, ये आंसर है। बोल के दिखा देते हैं। इसमें आपके पास एक था CH3, इसका CH है, और यहाँ पर लिखा हुआ CH3, आप समझ नहीं रेडिकल का। जबकि दूसरा वाला जो है उसमें आपके पास CH है, और इस तरफ भी CH3 है, और इस तरफ भी CH3 है। तो ये आप इसमें अगर जुड़ जाए तो देखें यही कंपाउंड बन रहा है, और आपके पास दोनों में 3-3 के 2 टुकड़े बन रहे हैं प्रोपेन की बेस के ऊपर। तो ये वाली बात ठीक है। तीसरे वाले में अगर देखें तो आपके पास फिर जो है 2-2 के, ये 3 का टुकड़ा, ये भी 3 का टुकड़ा, तो ये भी पॉसिबल आंसर है। उतारे इसको नीचे। पहला टुकड़ा आपके पास ये बन रहा है जो रेडिकल होगा। दूसरा जो है आपके पास इधर लगा हुआ है H, इधर लगा हुआ है CH3, और इधर भी लगा हुआ है CH3। ये दोनों जुड़ जाए, आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट में ये कह रहा हूँ, और ये वाला पार्ट में ये कह रहा हूँ। ऊपर वाले में ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो पहला वाला गलत हो गया, सेकंड थर्ड सही है, तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 39, 3 reaction of primary alcohol are listed which give water as one of the product, मतलब वाटर भी बनना चाहिए। रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, तो आपको पता है कि ओन एंड ओइक जब मिलते हैं तो आपके पास बनता है एस्टर, एंड साथ पानी बनता है। कॉन्सेंट्रेटेड HBr के साथ रिएक्शन हो जाता है इसका, तो मैंने लिख दिया ROH, और इसका ये जो R था ये रह जाएगा, इसका OH निकल जाएगा। आप रिएक्शन किससे करवाया, HBr से। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, और इसका H, इसमें भी वाटर बन गया। अल्कोहल, ये हो गई आपकी अल्कोहल। जब आप इसको Al2O3 के साथ कर रहे हैं, इसका मतलब आप इसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं। डिहाइड्रेट के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, एक बन जाएगी आपके पास एल्कीन, और साथ बन जाएगा पानी। इसमें बन रहा है A is the correct answer. Which region react with this polymer? इस पॉलीमर में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है मेरे पास ये आ रहा है, एंड दैट इज एस्टर। और एस्टर का रिएक्शन होता क्या है?
एस्टर का अगर कोई रिएक्शन करवाने की कोशिश करें तो सिर्फ एक ही रिएक्शन है, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस की कंडीशन क्या होती है? या तो डाइल्यूट H या फिर डाइल्यूट OH, इससे हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। इसका एक ही रिएक्शन होता है इसका, हाइड्रोलाइसिस। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, सोडियम से नहीं होगा। तो 1 and 2 तो था लास्ट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।